नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी आर्थिक मोर्चे पर केंद्र की विफलता की, कारोबारियों को मनाने में जुटे पीएम मोदी की, जानेंगे क्या 2 दिन बाद नहीं चलेंगे श्रमिक ट्रेनें और मनोज तिवारी से क्यों चुनी दिल्ली बीजेपी की कमान, और आखिर में बात संसद के मॉनसून सत्र के आगाज की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों। कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा इंटेलिजेंस फेल, सरकार दे जवाब, भारत के दूसरे देशों के साथ खराब हो रहे हैं संबंध। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार को किया आगाह, कहा आम आदमी की परेशानियों को नजरअंदाज करने की भूल न करे सरकार। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खट्टर सरकार पर तंज, कहा बीते 2 महीनों में हुए कई किसान विरोधी फैसले, देश मौजूदा स्वास्थ्य हालात से लड़ रहा है और राज्य में सरसों और चना की खरीद में गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं सामने। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की रैली पर तेजस्वी यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा ये पहली ऐसी पार्टी है जो अपने लोगों के जाने पर मना रही है जश्न। बीते दिन अमित शाह ने ऑनलाइन चुनावी रैली का किया था ऐलान। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 522 अंक और निफ्टी 152 पॉइंट ऊपर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पूर्णबंदी के चौथे चरण के बाद भले ही देश अनलॉक 1 में प्रवेश कर चुका है, आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल पटरी पर लौटती नहीं दिख रही, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन उससे पहले देखते हैं आर्थिक मोर्चे पर क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन फिलहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार के पास रोड मैप नजर नहीं आ रहा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक रेटिंग एजेंसियां भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाती नजर आ रही हैं। आर्थिक मोर्चे पर सरकार की कार्यशैली को लेकर विपक्ष पहले ही सवाल खड़े करता आ रहा था। अब जब मूडीज ने भारत की रेटिंग Baa2 से घटाकर Baa3 कर दी है, तो विपक्ष के तेवर और तल्ख हो गए हैं। मूडीज की रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया। मूडीज ने मोदी की अगुवाई में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को कबाड़ यानी जंक के एक कदम ऊपर रेट किया है। गरीबों और एमएसएमई क्षेत्र को मदद के अभाव का मतलब ये है कि आगे हालात ज्यादा खराब होने वाले हैं। दरअसल राहुल गांधी इससे पहले भी अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से भी बात की थी। इसके अलावा राहुल गांधी कई सुझाव भी सरकार को दे चुके हैं, लेकिन सरकार विपक्ष के सुझावों को ज्यादा तवज्जो देती नजर नहीं आ रही है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने अब मोदी सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार के पास चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। देखना होगा मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या कदम उठाती है। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, देश की अर्थव्यवस्था किस हालात में है ये तो किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में एक तरफ पीएम मोदी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का भरोसा जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रेटिंग एजेंसियां बता रही हैं कि हालात और खराब होने वाले हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? जी मीनाक्षी, आज पीएम मोदी ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII के एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा है कि देश को हम सही दिशा में ले जा रहे हैं और अब आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें 5 बातों पर ध्यान देना होगा। और 5 बातें जो हैं वो 5I हैं, यानी कि इंग्लिश के 5 ऐसे शब्द जिसका पहला अक्षर I से शुरू होता है। ये शब्द हैं इंटेंट, इंक्लूशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। तो मोदी जी के मुताबिक इन 5 शब्दों पर ध्यान देते हुए भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में देश के उद्योगपति लग जाएं। मोदी जी ने यह भी कहा है कि हमने सही समय पर लॉकडाउन का फैसला ले लिया, जिससे इस महामारी पर कंट्रोल करने में सुविधा हुई। लेकिन अगर लॉकडाउन का फैसला मीनाक्षी इतना ही सही था, तो फिर सवाल उठता है कि अब अनलॉक क्यों करना पड़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था की हालत कितनी खराब हो गई है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस पर लगातार रेटिंग एजेंसियां आईना दिखा रही हैं।
आज मूडीज की जो रिपोर्ट आई है वो भी डराने वाली है, जिस पर राहुल गांधी ने सरकार को चेताया है। लेकिन मीनाक्षी, हम लगातार देख रहे हैं कि मोदी जी और उनकी सरकार अपनी डफली और अपना राग में मग्न है और वो जनता की जान की हिफाजत के नाम पर बिना जवाबदेही के सारे फैसले लिए जा रही है। मोदी जी का कहना है कि भारत से दुनिया की उम्मीदें और बढ़ी हैं, पूरे विश्व में भारत के प्रति ट्रस्ट डेवलप हुआ है, इसका फायदा इंडस्ट्रीज को उठाना चाहिए। लेकिन अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भारत की जीडीपी को लेकर जो अनुमान जाहिर कर रही हैं उससे तो ऐसा नहीं लगता है, बल्कि मूडीज ने तो भारत की राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग को पिछले 20 सालों से भी अधिक समय में पहली बार निचले स्तर पर ला दिया है, क्योंकि 40 सालों में यह पहला मौका है जब पूरे साल के आंकड़ों में जीडीपी में गिरावट आएगी और आने वाले समय में गरीबों और छोटे कारोबारियों की हालत और खराब होगी। लेकिन मोदी जी अब भी हवाई बातें करने में लगे हुए हैं। सिर्फ उद्योगपतियों और बड़े व्यापारियों के सामने विकास की बड़ी बड़ी बातें करने से विकास नहीं होता है मीनाक्षी। उसके लिए देश के गरीब आदमी की जेब में पैसा भी होना चाहिए। आम आदमी खुद को आत्मनिर्भर महसूस करेगा तभी तो देश आत्मनिर्भर बनेगा, तभी तो भारत आत्मनिर्भर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बात अपनी अगली खबर की। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ने से उद्योग जगत पर ग्रहण सा लग गया है। सरकार ने आर्थिक पैकेज का ऐलान तो किया, लेकिन उद्योगों में जान डालने में वो नाकाफी साबित हो रहा है, जिसे लेकर व्यापारी भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कारोबारियों को भरोसा दिया है कि केंद्र उनके साथ है। तो आज क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में स्वास्थ्य हालात के बीच आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि मुसीबत को रोकने के लिए जो पूर्णबंदी की गई उसने कारोबार ठप कर दिया और पहले से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को और भी खस्ता कर दिया। हालांकि केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है, लेकिन उद्योग जगत बेहद परेशान है। सरकार से स्पेशल पैकेज की कई बार मांग कर चुका है। विपक्ष भी केंद्र को उद्योगों की रफ्तार देने के लिए गरीबों की जेब में पैसा डालने की बात कह चुका है, ताकि मांग में आई कमी को पूरा किया जाए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। यही कारण है कि केंद्र सरकार आर्थिक मोर्चे पर चौतरफा आलोचना का शिकार हो रही है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के सालाना कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कारोबारियों को भरोसा दिया कि वो उनके साथ हैं। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर सरकार की सोच को सामने रखा। उन्होंने कहा, देश अब लॉकडाउन को पीछे छोड़ चुका है। पीएम ने कहा, आज से 3 महीने पहले देश में एक भी PPE किट नहीं बनती थी, लेकिन आज रोज 3 लाख किट बन रही हैं। आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हर जरूरत का ध्यान सरकार रखेगी। पीएम ने कहा, CII हर सेक्टर को लेकर एक रिसर्च तैयार करे और प्लान मुझे दे। आज भी हमें इस समस्या से लड़ना है तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना है। पीएम ने कहा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को बिल्कुल वापस पाएंगे। पीएम ने कहा, मुझे देश की क्षमता, टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। यही वजह है, हमें विश्वास है कि हम एक बार फिर अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देंगे। स्वास्थ्य हालात ने हमारी स्पीड भले ही धीमी कर दी हो, लेकिन भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज में घुस चुका है। रणनीतिक मामलों में किसी दूसरे पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब रोजगार पैदा करना और विश्वास पैदा करना है, ताकि भारत की हिस्सेदारी ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत हो सके। उन्होंने कहा, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 विषयों पर ध्यान देना जरूरी है। इनमें इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, MSME की परिभाषा बदलने की मांग को पूरा कर दिया गया है। इससे छोटे कारोबारियों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी अपने संबोधन में जहां एक तरफ कारोबारियों की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं अपने काम का बखान करने से भी पीछे नहीं हटे। ऐसे में अब कारोबारी पीएम की बात से कितना सहमत होते हैं और सरकार उनका भरोसा कितना जीत पाती है, ये देखना होगा। अब पीएम मोदी कारोबारियों की नाराजगी दूर कर कैसे अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल रफ्तार भरती श्रमिक ट्रेनें जरूर थम सकती हैं। दरअसल अनलॉक 1 में शुरू की गई 200 ट्रेनों के संचालन के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अब श्रमिकों के लिए चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन बंद हो जाएंगी। ये सवाल रेलवे की तरफ से दिए गए कुछ संकेतों के बाद से मुखर होने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। रेलगाड़ियां अब पटरियों पर दौड़ती नजर आ रही हैं। 1 जून से 200 और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, लेकिन अब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों पर ब्रेक लग सकता है।
रेलवे ने तो कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। हालांकि रेलवे का कहना है कि जब तक मांग रहेगी तब तक इन ट्रेनों को चलाया जाएगा, लेकिन जो पत्र रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने 29 मई को राज्यों को भेजा था, उसमें राज्यों से अनुरोध किया गया था कि राज्य लौटने के इच्छुक पंजीकृत प्रवासियों की अपनी लिस्ट तैयार करें और 30 मई तक ऐसी ट्रेनों की अपनी जरूरत सामने रखें ताकि ऐसी सेवाओं की योजना बनाई जा सके। जानकारी के मुताबिक 30 मई तक रेलवे के सामने 321 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग रखी गई, जिसमें से ज्यादातर पश्चिम बंगाल के लिए हैं। रेलवे इन मांगों को 2 दिनों में पूरी करने की क्षमता रखता है। अब 2 दिन बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आसार तो श्रमिक ट्रेनों के बंद होने के ही बन रहे हैं। रेलवे अब तक करीब 4000 ऐसी ट्रेनों से करीब 56 लाख प्रवासी मजदूरों और कामगारों को उनके घर पहुंचा चुका है। लेकिन अब इन ट्रेनों की मांग घट गई है क्योंकि ज्यादातर कामगार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से घर भेजे जा चुके हैं। जो लोग दूसरे राज्यों में रुके हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों ने अनलॉक 1 लागू होने के बाद काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा 1 जून से देश भर में 200 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है, जिनमें पहले दिन करीब 1,45,000 लोगों ने सफर किया, जिसके बाद देखना होगा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा या नहीं। अब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन को लेकर मुखर होते सवालों का जवाब कब तक मिलता है, ये देखना होगा। वहीं देखने लायक फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के तेवर भी हैं। एक्टिव मोड में आए नड्डा ने आज प्रदेश स्तर पर कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव दिल्ली में देखने को मिला है, जहां मनोज तिवारी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। आखिर बीजेपी ने क्यों मनोज तिवारी से छीना अध्यक्ष पद और किसने संभाली अब दिल्ली बीजेपी की कमान, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में बीजेपी ने भोजपुरी चेहरे के दम पर पूर्वांचल के वोटरों को लुभाकर दिल्ली की सत्ता हासिल करने की कोशिश जरूर की। मनोज तिवारी ने भी खूब जोर लगाया, अरविंद केजरीवाल पर जमकर सियासी तीर छोड़े, लेकिन दिल्ली वालों ने बीजेपी की तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया। उस वक्त मनोज तिवारी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब नहीं रहे और फिर दिल्ली बीजेपी में मनोज तिवारी को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग तेज हो गई थी। बीजेपी आलाकमान दिल्ली के पार्टी संगठन में किसी तरह का बदलाव करता, लेकिन इससे पहले ही स्वास्थ्य मुसीबत ने भारत में दस्तक दे दी थी और फिर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मनोज तिवारी का कार्यकाल थोड़ा और लंबा खिंच गया। लेकिन तिवारी को बदले जाने की कोशिशें पार्टी में शुरू हो चुकी थी। अगर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर मनोज तिवारी के कार्यकाल पर नजर डालें तो बीजेपी ने 2017 के एमसीडी चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन मनोज तिवारी को हटाए जाने की मुख्य वजह बना दिल्ली विधानसभा चुनाव, जिसमें पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली में बीजेपी सिर्फ 8 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी का मानना था कम से कम 15 से 20 सीटें ऐसी थीं जिसे बीजेपी आसानी से जीत सकती थी, लेकिन कमजोर स्थानीय नेतृत्व के कारण बीजेपी को सफलता नहीं मिल सकी। इस बीच मौजूदा मुसीबत के दौरान भी मनोज तिवारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और सोनीपत में क्रिकेट मैच खेलते देखे गए थे। बीजेपी ने आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया है, जिन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश संगठन में चल रही गुटबाजी को खत्म करने और दिल्ली की सत्ता में पांव जमा चुकी आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी संगठन को मजबूत करने की होगी। आपको बता दें, दिल्ली के अलावा पार्टी ने मणिपुर और छत्तीसगढ़ में भी संगठन में बदलाव किया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय तो मणिपुर में एस टिकेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक तरफ दिल्ली में मनोज तिवारी की छुट्टी कर बीजेपी ने नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है, तो वहीं अब राज्यसभा सदस्यों को चुनने के लिए भी जल्द चुनाव होने वाले हैं। जी हां, राज्यसभा चुनाव की नई तारीख का ऐलान हो गया है। 19 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और उसी दिन रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। राज्यसभा की 55 सीटों में से 37 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए थे, लेकिन मौजूदा मुसीबत के चलते बाकी बची 18 सीटों पर 26 मार्च को चुनाव नहीं हो पाए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब इन 7 राज्यों के 18 नहीं बल्कि 10 राज्यों की 24 सीटों पर चुनाव होगा। रिपोर्ट देखिए। 2 महीने से ज्यादा की पूर्णबंदी के बाद मौजूदा मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं दूसरी ओर देश में अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन सब के बीच चुनाव आयोग ने भी राज्यसभा चुनाव की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब राज्यसभा चुनाव के लिए 19 जून को वोटिंग होगी, लेकिन अब 7 राज्यों की 18 नहीं बल्कि 10 राज्यों की 24 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जी हां, चुनाव आयोग ने 18 सीटों के साथ उन 6 सीटों पर भी चुनाव कराने का ऐलान किया है जो जून जुलाई के दौरान खाली हो रही हैं। इसमें अरुणाचल और मिजोरम की एक तो कर्नाटक की 4 सीटें शामिल हैं।
अरुणाचल और कर्नाटक की सीट इसी महीने खाली हो रही हैं, जबकि मिजोरम की सीट जुलाई में खाली हो जाएगी। इन सभी सीटों पर आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उम्मीदवार 9 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, फिर 10 जून को नामांकन पत्र की स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 12 जून है। बाकी 18 सीटों के साथ इन सीटों पर भी 19 जून को ही वोटिंग कराई जाएगी और परिणाम भी उसी दिन आ जाएंगे। जिन 10 राज्यों की 24 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं, उनमें गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की 4-4, झारखंड की 2, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की 1-1 सीट पर चुनाव होगा। तो अब आखिरकार राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में जिन दिग्गज नेताओं को राज्यसभा पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा था, उनके लिए इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है और राज्यसभा चुनाव से पहले वोटों का इंतजाम करने के लिए पार्टियां कौन से सियासी दांव पेच आजमाती हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात संसद के मॉनसून सत्र के आगाज की। सरकार ने जब पहली बार पूर्णबंदी की घोषणा की थी तो देश में आर्थिक गतिविधियों से लेकर रेल और हवाई सेवाओं पर भी पाबंदी लग गई थी। स्वास्थ्य मुसीबत ने तो संसद सत्र से लेकर राज्यसभा चुनाव पर भी ब्रेक लगा दिया था, लेकिन अब सरकार धीरे धीरे अनलॉक मोड में आने लगी है और रियायतों का दायरा बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। इसी बीच अब संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के भी आसार बनने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के चलते जनता ने 4 लॉकडाउन देख लिए। अब भले ही समस्या और विकराल होती नजर आ रही है, लेकिन अनलॉक 1 के बाद हर काम में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसी कड़ी में संसद के मॉनसून सत्र को लेकर भी संभावनाएं तेज हो गई हैं, जिसको लेकर राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा अध्यक्ष सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। 24 मार्च से स्वास्थ्य हालात की वजह से संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी और बजट सत्र भी समय से पहले समाप्त हो गया था। संभावनाएं तो संसद का मॉनसून सत्र को टाले जाने की भी बनने लगी थी, लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 लागू कर दिया है तो आर्थिक गतिविधियों के अलावा और भी काम शुरू होने की अटकलें तेज होने लगी हैं। इसी कड़ी में अब राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद को चलाने के लिए सभी विकल्प पर मंथन कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के साथ एक दिन पहले अहम बैठक हुई, जिसमें दोनों सदनों के सेक्रेटरी जनरल मौजूद थे। इस दौरान संसद सत्र को लेकर विकल्प तलाशने पर विचार हुआ। ऐसे में जो विकल्प हो सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा चलाने के लिए सम विषम फॉर्मूले पर चर्चा हुई, यानी एक दिन लोकसभा को चलाया जाए तो दूसरे दिन राज्यसभा को। लोकसभा को सेंट्रल हॉल में शिफ्ट कर दिया जाए और राज्यसभा को लोकसभा में शिफ्ट करके चलाया जाए। ई संसद पर भी विचार किया जा रहा है, जिसका प्रयोग विदेशों में हो चुका है। ये विकल्प वेंकैया नायडू और ओम बिरला को दिए गए हैं। फिलहाल अभी ये सब प्रस्ताव है, इन पर फाइनल मुहर लगाना बाकी है। देखना होगा किस विकल्प को अमल में लाकर कब तक संसद के मॉनसून सत्र का आगाज किया जाता है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना